हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास सिविक्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वेलिटी यानी कि समानता को रीड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है कि कुछ लोग वोट देने के लिए एक लाइन में खड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर मंजीत कौर जो कि एक टीचर है, तेजा सिंह जो एक व्यापारी हैं, गिरीश राव जो एक स्टूडेंट है, कांता देवी और सुजाता कुमारी ये दोनों ही डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, यानी कि ये लोगों के घरों में काम करते हैं और ये सभी अपना अपना वोट देने के लिए एक लाइन में खड़े हुए हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है ऑन इक्वेलिटी यानी कि समानता, तो यहाँ पर हमसे कहा गया है स्टूडेंट्स कि 6th क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सभी को एक समान अधिकार दिए गए हैं। और इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे इक्वेलिटी के बारे में, समानता के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे और आप ये पढ़ेंगे कि समानता डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इतनी आवश्यक क्यों है। और हम ये भी जानेंगे इस चैप्टर में कि क्या हमारे देश में सभी को एक समान अधिकार मिले हैं, यानी कि क्या वाकई में हमारे देश में सभी लोग एक समान हैं। और उसके बाद हमसे कहा गया है कि ये सब जो हम जानेंगे इसकी शुरुआत करते हैं कांता की इस स्टोरी से। तो यहाँ पर ये सभी लोग वोट देने के लिए एक लाइन में खड़े हैं और कांता सुजाता से कहती है, सुजाता जो इसकी दोस्त है, कि क्या ये बहुत बढ़िया बात नहीं है सुजाता कि हम सभी लोग, हम सभी नागरिक यहाँ पर वोट देने के लिए एक ही लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि जैन साहब भी वोट देने के लिए हमारे साथ लाइन में लगे हुए हैं। यानी कि कांता सुजाता से ये कह रही है कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। सुजाता कहती है बिल्कुल। तब सुजाता कांता से कहती है, चल कांता, अब तेरी बारी आ गई। और कांता यह सोचते हुए वोट देती है कि मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना वोट देने के लिए और भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। जैसे कि ये एक कारीगर है, ये एक हाउसवाइफ है, गृहिणी है, ये एक कंसल्टेंट यानी कि परामर्शदाता है, ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये एक मीडिया पर्सन यानी कि मीडिया कर्मी है, ये एक अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार है और ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि एक उद्योगपति है। यानी कि ये सभी लोग वोट देने के लिए एक ही लाइन में खड़े हैं और ये सब समाज के अलग अलग वर्गों से हैं। और यहाँ पर ये जो व्यक्ति कार में बैठकर जा रहा है, ये वो व्यक्ति है जिसके यहाँ कांता काम करती है। ये कांता से कहता है कि बाद में आना कांता। कांता कहती है जी नमस्ते साहब। उसके बाद कांता सुजाता को बताती है कि गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल ले जाना है, पर पहले साहब के घर काम कर आऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। अब यहाँ पर कांता का घर दिखाया गया है। ये कांता है और ये इसकी बीमार बेटी है। कांता अपनी बेटी से कहती है, ले यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो हम लोग अस्पताल चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कांता कहती है कि गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं है। अब यहाँ पर कांता उस व्यक्ति के घर में है जहाँ यह सफाई करने जाती है और उस घर की मालकिन कांता से कह रही है कि कोनों की अच्छे से सफाई करना। और उसके बाद ये मालकिन कांता से कहती है, कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। कांता कहती है जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। और उसी शाम कांता अपनी बीमार बेटी को लेकर अस्पताल की यानी कि हॉस्पिटल की लाइन में लगी हुई है और वो अपनी बेटी से कहती है बस ज़रा सी देर और बेटी। और वो मन में सोचती है जैन मैडम और जैन साहब
वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। अब हम देखेंगे इक्वल राइट टू वोट यानी कि मताधिकार की समानता। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। जैसा कि अभी हमने इस स्टोरी में देखा था, वहां पर कांता बहुत सारे लोगों को लाइन में खड़ा देखती है कि वे सब लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए, और वह अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी पहचान लेती है। और इस पैराग्राफ में हमें यह भी कहा गया है कि भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का यानी कि वोट देने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं। और ये जो सभी को वोट देने का अधिकार होता है, इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इसे हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और ये जो विचार है कि सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। और इसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, जो सभी को समान अधिकार देता है वोट देने का। और जैसा कि अभी हमने स्टोरी में देखा था कि कांता वोट देने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और यह देखकर बहुत खुश होती है कि हम सब लोग बराबर हैं, क्योंकि हम सबके पास एक ही वोट है। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में आपको वोट देने का अधिकार होता है और हर व्यक्ति का एक वोट होता है। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समाज के वास्तविक अर्थ के बारे में डाउट आने लगता है, शंका आने लगती है। यानी कि अब उसे लगने लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये बात सच है कि सभी लोगों को एक समान अधिकार नहीं है, और अगर है भी तो प्रैक्टिकली वास्तविक रूप में वो नज़र नहीं आते हैं। और यहाँ पर वो रीज़न बताए गए हैं इस पैराग्राफ में, जिनसे कांता के मन में ये डाउट आता है कि सभी लोग एक समान नहीं हैं। और हमें ये बताया गया है स्टोरी में कि कांता एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और लास्ट में अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। यानी कि सुबह तो वो वोट देने के लिए लाइन में खड़ी थी, जहां पर सब एक समान रूप से खड़े थे, लेकिन शाम को वो अपनी बीमार बेटी को लेकर हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी थी। लेकिन हॉस्पिटल की जो ये लाइन है उस लाइन से डिफरेंट है, अलग है, जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में यानी हॉस्पिटल की लाइन में ज्यादातर जो लोग खड़े हैं वे गरीब हैं। अब हम पढ़ेंगे अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि कांता उन लोगों में से है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें वोट देने का अधिकार है। लेकिन अगर आप उनकी डेली लाइफ को देखें तो ऐसा लगता है जैसे इंडिया में हर जगह समानता नहीं है। किसी के गरीब होने से तो हम ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि उसके जीवन में और जिनके पास पैसा होता है, दौलत होती है, उनके जीवन में असमानता होती है। लेकिन गरीब होने के अलावा, निर्धन होने के अलावा और भी ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से असमानता नज़र आती है। अब हम दो ऐसी रियल स्टोरीज पढ़ेंगे जिससे हमें असमानता के बारे में पता चलता है। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि भारत में जो बहुत सारी असमानताएं हैं उनमें से एक है कास्ट सिस्टम यानी कि जातिगत व्यवस्था। और अगर आप भारत के गांव में रहते हैं तो आप कास्ट सिस्टम को अच्छे से जानते होंगे, और अगर आप शहरों में रहते हैं तो शायद आप सोचेंगे कि अब तो लोग जात पात में, कास्ट सिस्टम में बिलीव ही नहीं करते। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये
एडवर्टाइजमेंट देखे जो न्यूज़पेपर में मैरिज के लिए दी गई है, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि शहरों के जो वेल एजुकेटेड लोग होते हैं उनके लिए भी कास्ट सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम जो ये स्टोरी पढ़ेंगे ये स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे की कहानी है। दलित शब्द का क्या मतलब होता है ये आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कहे जाने वाली जाति के लोग अपने लिए यूज करते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी होता है। प्रकाश वाल्मीकि के बारे में बताया गया है जो कि एक प्रसिद्ध लेखक है और वो एक दलित लेखक है, और उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था जूठन, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखा था कि जब वो स्कूल जाया करते थे तो दलित होने की वजह से उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और वो इस आत्मकथा में बताते हैं कि क्लास में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था और वो भी फर्श पर, और कभी कभी मुझे सबसे पीछे सबसे दूर बिठाया जाता था दरवाजे के पास, और कभी कभी बिना वजह मुझे जो दूसरे स्टूडेंट होते थे वो मारा पीटा करते थे। और जब एक बार मैं क्लास 4 में था, यानी जब मैं 4th क्लास में था, तो एक बार प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल और खेल के मैदान में यानी कि प्ले ग्राउंड में झाड़ू लगाने को कहा। और ये सब उनके साथ क्यों किया जा रहा था, क्योंकि वो दलित थे। और फिर वो बताते हैं कि प्ले ग्राउंड बहुत बड़ा था और मैं उतना ताकतवर नहीं था, तो जब मैं प्ले ग्राउंड को झाड़ू लगा रहा था तो मेरी पीठ में दर्द होने लगा और मेरा चेहरा धूल से भर गया, और धूल यानी कि मिट्टी मेरे मुंह के अंदर चली गई, और मेरी क्लास के दूसरे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था, और प्रिंसिपल अपने कमरे से बैठकर मुझे देख रहे थे, और मुझे एक बार भी पानी पीने की अनुमति नहीं दी गई, पानी पीने की परमिशन नहीं दी गई, और मैं दिन भर झाड़ू लगाता रहा। और स्कूल के जो क्लासेस थी वहाँ से खिड़कियों से और दरवाज़ों से जो टीचर थे और जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो ये सब चीज़ें देख रहे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा था। और फिर अगले 2 दिनों तक मुझसे फिर झाड़ू लगवाई गई, और फिर मेरे पिता एक दिन वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने मुझे झाड़ू लगाते हुए देखा, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर स्कूल से बाहर चले गए, और वो ज़ोर से टीचर्स को ये कहते हुए गए थे कि तुम एक टीचर हो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि ये बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा और ये अकेला नहीं पढ़ेगा, इसके बाद और भी इसके जैसे बहुत से यहाँ पर पढ़ने आएंगे। इस पैराग्राफ में भी हमें एक सत्य घटना के बारे में बताया गया है, और ये जो कहानी है ये भारत के एक बड़े शहर में घटी थी, और ये कहानी है मिस्टर एंड मिसेज अंसारी की, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वो पैसे वाले थे इसलिए किराए की तो कोई समस्या ही नहीं थी। वो मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर उन्हें मिल सकते हैं। जब वो पहला मकान देखने गए तो जो ये अंसारी हस्बैंड एंड वाइफ थे, मिस्टर अंसारी एंड मिसेज अंसारी, तो उनको एक मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस मकान को किराए पर ले लेंगे। लेकिन जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने कि वो मिस्टर एंड मिसेज अंसारी है, तो वो बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को, नॉन वेजिटेरियन लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति नहीं रहता था, नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता था। प्रॉपर्टी डीलर और जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, दोनों को ही यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की स्मेल भी आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया, यानी कि वो जहाँ भी जा रहे थे अगर उन्हें कोई मकान पसंद आता था तो जैसे ही मकान के मालिक को ये पता चलता था कि ये मुस्लिम है, इनका नाम मिस्टर एंड मिसेज अंसारी है, तो वो इनको मकान देने से मना कर रहे थे। तब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें ये आइडिया दिया कि वो अपना नाम बदलकर मिस्टर एंड मिसेज कुमार रख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, इससे उन्हें घर मिल जाएगा। लेकिन वो जो अंसारी हस्बैंड एंड वाइफ थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा कि चलो हम कुछ और मकान देखते हैं, शायद कहीं बात बन जाए।
और लास्ट में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार थी। अब हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है मान सम्मान, गरिमा। अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आमतौर पर बहुत से लोगों के साथ असमानता का व्यवहार इस कारण से होता है, इस वजह से होता है कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ है, किस धर्म में हुआ है, वो किस जाति के हैं, वो मेल है या फीमेल है, हाई क्लास से आते हैं, लो क्लास से आते हैं। इन बातों की वजह से असमानता दिखाई देती है। और अभी तक जो 2 स्टोरीज हमने पढ़ी है उससे हमें पता चलता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारीज थे, जो हस्बैंड एंड वाइफ थे मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, उनके साथ असमानता का व्यवहार उनकी जाति की वजह से और उनके धर्म की वजह से किया गया। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को, उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति यानी कि जो अंसारी हस्बैंड एंड वाइफ थे, उनके साथ जो गलत व्यवहार किया गया उससे उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंची थी, चोट पहुंची थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स ने उनके सम्मान को, उनके डिग्निटी को बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी और उन्हें यह महसूस कराया था कि वे स्कूल के अन्य स्टूडेंट्स के समान नहीं हैं बल्कि उनसे कम हैं। और बच्चा होने की वजह से, यानी कि उस समय पर जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो छोटे थे, तो बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि खुद तो इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर गुस्सा आया और उन्होंने टीचर्स के सामने अपना विरोध प्रकट किया। और जब बहुत सारे लोग मिस्टर एंड मिसेज अंसारी को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर रहे थे, उन्होंने इनकार कर दिया था, तब उनकी डिग्निटी को भी चोट पहुंची थी। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कहा कि अपना नाम ही बदल लो, ये आइडिया जब उन्हें दिया गया, तब उनकी डिग्निटी ने, उनके आत्मसम्मान ने, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने इस सजेशन को ठुकरा दिया। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ओम प्रकाश और जो अंसारी हस्बैंड एंड वाइफ थे उनके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए था लोगों का, और वे भी उसी रिस्पेक्ट और उसी डिग्निटी के हकदार थे जो बाकी दूसरे लोगों को मिलती है। यानी कि सबको जो सम्मान मिलता है वही सम्मान ओम प्रकाश को स्कूल में मिलना चाहिए था और जो हस्बैंड एंड वाइफ थे मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, उन्हें मिलना चाहिए था। अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में समानता। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, वो सभी भारतीयों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो कितने भी एजुकेटेड हो या अनपढ़ हो, या वो अमीर हो या गरीब हो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए सब समान हैं। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया गया है। जहां पहले भेदभाव और जो बुरा व्यवहार होता था लोगों के साथ, उनसे रक्षा करने के लिए उन लोगों के पास कोई कानून नहीं था, लेकिन अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता का व्यवहार करने को डिसाइड करते हैं, पक्का करते हैं। यानी कि अब ऐसे कानून हैं, ऐसे लॉ हैं जो इस बात को पक्का करते हैं कि लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है स्टूडेंट्स कि भारतीय संविधान में, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन कौन से कानून हैं जो इस बात को पक्का करते हैं कि सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। तो पहला कानून यहाँ पर बताया गया है कि कानून की दृष्टि में, यानी कि लॉ के सामने सभी लोग एक समान हैं। यानी कि देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी महिलाएं जो लोगों के घरों में नौकरी करती हैं, उन सबको एक ही जैसे कानून का पालन करना है। और दूसरा कानून ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति,
वंश, उसके जन्म स्थान और उसके मेल या फीमेल होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और थर्ड लॉ ये है कि हर व्यक्ति जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहाँ जा सकता है, जैसे कि खेल का मैदान, होटल, दुकानें, बाजार। और सब लोग जो पब्लिक वेल्स होते हैं, सार्वजनिक कुएं होते हैं, सड़कें होती है और नहाने के जो घाट होते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ लॉ ये है जो समानता को पक्का करता है हमारे देश में, कि जो छुआछूत है, जो अनटचेबिलिटी है, इस प्रॉब्लम को, इस छुआछूत की जो समस्या थी, इसको ख़त्म कर दिया गया है, इस रीति रिवाज को ख़त्म कर दिया गया है। और ये सब लॉ, ये सब कानून इसलिए बनाए गए ताकि हमारे देश में सभी को समान अधिकार मिले। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि ये जो समानता का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इसे हमारी जो गवर्नमेंट होती है देश की, वो दो तरीके से लागू करती है, दो तरीके से इसको देश में उसको प्रैक्टिकली चलाती है। पहला तो किस तरीके से, कानून के द्वारा, और दूसरा सरकारी योजनाएं बनाकर या सरकारी कार्यक्रमों के द्वारा, जिससे कि वो गरीब लोगों को, जिन तक ये सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, उनकी मदद की जाती है। और भारत में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देने की रक्षा करते हैं। और इसके अलावा ऐसे समुदाय, ऐसे जो यहाँ पर लोग हैं जिनके साथ कई सौ सालों से असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, उनके लिए भी सरकार काफ़ी कुछ करती है। उनके लिए भी कानून के अलावा सरकार ने कई तरह के कार्यक्रम और योजनाएं बना रखी हैं। और इन योजनाओं के द्वारा ये जो कार्यक्रम सरकार चलाती है, ये इस बात को पक्का करने के लिए होते हैं कि जिन लोगों को पहले समय में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, ज़्यादा अवसर नहीं मिले, अब उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, उनको भी समान अवसर मिले और वो भी सही तरीके से बाकी लोगों की तरह उन्नति कर सके, प्रगति कर सके। और ये पक्का करने के लिए जो गरीब लोग हैं, जिन तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था मिड डे मील स्कीम का, जिसके अंतर्गत ये जो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, इनमें जो बच्चे पढ़ने आते थे, उन्हें दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाने लगा। और सबसे पहले ये जो स्कीम थी, ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी 2001 में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट से कहा था कि अगले 6 महीने में ये जो स्कीम है सभी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में चालू हो जानी चाहिए। यानी जितने भी ये स्कूल्स गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वहाँ पर ये स्कीम चालू करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। और इस स्कीम के काफ़ी अच्छे रिजल्ट नज़र आने लगे थे, क्योंकि गरीब बच्चों को खाना मिलने लगा दोपहर का, तो इसी वजह से वो स्कूल रेगुलर जाने लगे थे और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लेना शुरू कर दिया था। और टीचर्स ने भी यह बात बताई कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल आते ही नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि दोपहर का खाना स्कूल में ही मिलता था, तो अब बच्चे खाना खाने घर नहीं जाते थे। और इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि उन बच्चों की जो मदर्स होती हैं, उनको भी अपने काम छोड़कर घर आना पड़ता था बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए। अब उन्हें भी अपना काम छोड़कर घर आने की ज़रूरत नहीं थी। और इस कार्यक्रम की वजह से, यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से, ये जो जातिवादी के जो भेदभाव होते हैं, ये भी, इन पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, काफ़ी इसमें सुधार आया। क्योंकि स्कूल में चाहे छोटी जाति के बच्चे हो, ऊंची जाति के बच्चे हो, सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। और कई स्कूलों में तो जो दलित महिलाएं होती हैं, उन्हें खाना बनाने के लिए रखा गया। और ये जो मिड डे मील प्रोग्राम था, इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ स्टूडेंट्स, कि जो गरीब बच्चे थे उन्हें खाने को मिलता था और वो पढ़ाई में ध्यान लगा पाते थे। क्योंकि पहले वो बच्चे भूखे बैठे रहते थे और पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता था, लेकिन अब खाना मिलने लगा तो उनकी भूख मिटती थी और वो आराम से बैठकर पढ़ाई करते थे। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट जो स्कीम्स चला रही है, जो प्रोग्राम चला रही है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये जो मिड डे मील प्रोग्राम था, इसकी वजह से गरीब बच्चों ने स्कूलों में एडमिशन लेना शुरू किया, स्कूलों में आना शुरू किया। लेकिन आज भी जो दूसरे स्कूल है, जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं और जहां गरीबों के बच्चे जाते हैं, इन दो तरह के स्कूलों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और आज भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं स्टूडेंट्स, जहां ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है।
और इन बच्चों के साथ इतना ज़्यादा असमानता का व्यवहार किया जाता है कि उनकी डिग्निटी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। और इसका मेन रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि लोगों का जो एटीट्यूड होता है, लोगों का जो नज़रिया होता है, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता है। हालांकि लोग जानते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, ये कानून के विरुद्ध है, फिर भी वो भेदभाव करते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी की अपंगता के नाम पर, गरीब होने की वजह से, या इस वजह से कि अगर कोई औरत है तो उसके साथ भी असमान व्यवहार किया जाता है। और सही मायने में बदलाव तभी आएगा जब सब लोग ये समझने लगेंगे कि सभी एक समान हैं, कोई व्यक्ति किसी से कम नहीं है और सबको एक समान सम्मान मिलना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। यह हर व्यक्ति के मन में आना ज़रूरी है। और अगर हमें समाज में, प्रजातंत्र के अंदर समाज में समानता लाना एक कॉन्टिन्यूसली चलने वाला एक स्ट्रगल होता है, जिसमें सभी व्यक्तियों को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा और समाज के अलग अलग जो वर्ग बने हुए हैं, अलग अलग जो ग्रुप बने हुए हैं समाज के, उनको भी अपना सहयोग देना होगा। और इस बारे में आप इस बुक में आगे और पढ़ेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कही कुछ बातें लिखी गई है, जिन्होंने भारत का संविधान बनाने में, भारत का संविधान लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति कुछ नहीं है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। यानी कि कठिन संघर्ष से ही व्यक्ति स्ट्रेंथ यानी कि बल, कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास और रिकॉग्निशन यानी कि मान्यता प्राप्त कर सकता है। और इसके बाद उन्होंने कहा है, मनुष्य नाशवान है, मैन इज मॉर्टल। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो हिम्मत वाला है, तो वो एक ऐसा जीवन कभी नहीं जीना चाहेगा जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होती। तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि बहादुर है, जो कि साहसी है, तो उसके लिए एक ऐसा जीवन जिसमें आत्मसम्मान ना हो, ऐसा जीवन जीने से बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अब हम पढ़ेंगे इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, यानी कि भारत के अलावा जो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जो दूसरे लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर क्या इक्वालिटी के कुछ इश्यूज हैं, क्या वहाँ पर भी समानता के लिए कुछ मुद्दे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इस पैराग्राफ में हमसे कहा गया है स्टूडेंट्स कि शायद आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ही एक ऐसा है जहाँ असमानता आज भी है और जहाँ समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए आज भी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया के ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक देश है, वहाँ इक्वालिटी के जो प्रॉब्लम्स है वो आज भी उनके लिए स्ट्रगल हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं। यहाँ पर हमें यह उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वो आज भी अपने जीवन को सब लोगों के समान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वे आज भी कहते हैं कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, उनको बाकी लोगों के जैसे बाकियों को रिस्पेक्ट दी जाती है, उन अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को नहीं दी जाती। उनके साथ आज भी बुरा व्यवहार किया जाता है। जबकि 1950s के एंड में अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग वहाँ रहते थे अमेरिका में, उनको समान अधिकार देने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकन अमेरिकनों को के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था और वहाँ का कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था और जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठना पड़ता था। इस पैराग्राफ में हमें
एक ऐसी लेडी के बारे में बताया गया है जो अफ्रीकन अमेरिकन थी और जिनकी एक हिम्मत की वजह से, उनके साहस की वजह से अमेरिका में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रोज़ा पार्क्स के बारे में, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। एक दिन वो काम से थकी हारी घर वापस जा रही थी 1 दिसंबर 1955 को, और वो बस में बैठी थी और क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी, सारा दिन काम करके आई थी, उन्होंने अपनी सीट एक गोरे आदमी को देने से मना कर दिया। और जब उन्होंने इस बात के लिए मना किया, यानी कि उस गोरे आदमी को अपनी सीट देने से मना किया, तो इसकी ये बात इतनी बढ़ गई कि इससे एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट हो गया, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को समान अधिकार देने के लिए था। और इस आंदोलन को सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया, यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन। और इस आंदोलन का ये असर हुआ कि 1964 में जितने भी भेदभाव होते थे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या फिर आप कौन से देश में पैदा हुए इस आधार पर, इन सब भेदभावों को खत्म कर दिया गया कानून के रूप में। और कानून में ये भी कहा गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे उनके लिए सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। अब जो उनके अलग से स्कूल खोले गए थे पहले, उन्हें वहां जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अफ्रीकन अमेरिकन लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो आज भी बहुत ज़्यादातर गरीब हैं। आज भी उनके बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं मिलते, उनको ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ता है जहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती। जबकि जो अमेरिका के जो बच्चे हैं, जो उनके अपने लोग हैं, वो बच्चे ऐसे स्कूलों में क्योंकि वो ज़्यादा अमीर भी होते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल्स में भी चले जाते हैं, या फिर जो अच्छे इलाकों में, अच्छी लोकेलिटीज़ पर जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं जहाँ प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं मिलती हैं, वो उनमें पढ़ने जाते हैं। लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के बच्चों को आज भी उतने अच्छे स्कूलों में जाने की सुविधा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की चुनौती, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि किसी भी कंट्री को पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे कम्युनिटीज़ होती है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आकर आगे आते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को, डेमोक्रेसी को एक नया अर्थ देते हैं, एक नया मीनिंग देते हैं, और वो बताते हैं कि अधिक समानता के लिए क्या क्या किया जा सकता है। और इन सब के पीछे रीज़न होता है कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले। ये संघर्ष निरंतर कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी देश पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। हो सकता है कोई व्यक्ति एक नया आइडिया लेकर आ जाए और वो कहे कि जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक हम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते, तो वो काम किया जाता है। उसके कुछ टाइम बाद कोई और व्यक्ति आकर कहता है कि ये एक और चीज़ हमारे कंट्री में होनी चाहिए, उसके बाद हम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो जाएंगे। तो ये कॉन्टिन्यूसली चलने वाला प्रोसीजर है। तो ये जो डेमोक्रेसी होती है इसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और इस बुक में आप आगे पढ़ेंगे कि ये जो इक्वालिटी, इशू ऑफ इक्वालिटी है, ये समानता का जो ये इशू है, समानता को जो ये प्रश्न है, इससे हमारी जो डेली लाइफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। और जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको ये विचार करना है, ये सोचना है कि ये जो सब लोग ये कहते हैं कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, सबके लिए हर चीज़ एक समान होनी चाहिए, क्या सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? क्या सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम सबको एक समान अधिकार होना चाहिए? क्या सब इसके लिए राजी हैं? आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।